Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. सेकेंड ईयर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उसकी जो एक एप्लीकेशन है हॉलो स्फीयर वाली जो आप लोगों की बुक में मेंशन है उसको डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने दो ऑलरेडी जो उसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और जो दूसरी हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट, वो हमने रिसेंटली लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। आज हम लोग एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे, उसके डिफरेंट पोर्शन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। मैं यहाँ पे पहले स्फीयर को डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कौन कौन से स्फीयर हो सकते हैं, तो फिर उसको मैं आगे आप लोगों के पास जो लिखा होता है हॉलो स्फीयर, उस तक आपका कंसेप्ट बेहतरीन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी गॉसेस लॉ में पढ़ा हुआ था कि गॉसेस लॉ में जो हमारे पास सिमेट्री होती है, जो सरफेस होती है, वो हमारे पास 3 डायमेंशनल होती है। मतलब गॉसेस लॉ 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है। और जो 3 डायमेंशनल सरफेस होती थी ना, 3 डायमेंशनल जो आप लोगों के पास सरफेसेस होती है 3 डायमेंशनल, मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था, उसमें आप लोग ज्यादातर बात करते होते हैं क्यूब की, दिन आप लोग बात करते हो सिलेंडर की, ये आप लोगों के पास 3 डायमेंशनल है, और फिर आप लोग बात करते होते हो स्फीयर की। अब स्फीयर 2 डायमेंशनल नहीं है, स्फीयर आप लोगों के पास 3 डायमेंशनल। अब हम लोग आज इसी को देखेंगे कि स्फीयर के ऊपर अगर हम लोग या इनसाइड चार्ज रखें तो असल में क्या होता है। और जब आप लोग बात करेंगे ना यहां पे स्फीयर की बात करेंगे, तो एक चीज आप लोग जेहन में याद रखें कि जो स्फीयर होते हैं वो आप लोगों के पास बेसिकली 2 कैटेगरीज में आप लोग उनको लेते होते हो। स्फीयर मतलब ये चीज होती है कि आप लोगों के पास 2 तरह के होते हैं। एक तो वो स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा, रिजिड होगा, और एक स्फीयर जिसको आप लोग कहते हो हॉलो, उसके अंदर वाली जो लेयर है, जो उसका इंटरनल पार्ट है, वो बिल्कुल आपके पास एम्प्टी होगा। तो इस कैटेगरीज में भी आप लोग जो स्फीयर को डिफाइन करते होते हो ना, वो 2 तरह से आप लोग डिफाइन करते होते हो। एक तो आप लोगों के पास वो स्फीयर जो आप लोगों के पास हॉलो स्फीयर होता है। अब आप लोग जब देखते होते हैं हॉलो स्फीयर को, तो इसका मतलब ये चीज है कि स्फीयर जो है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, हॉलो स्फीयर है। और जो दूसरा स्फीयर आप लोगों के पास होता है ना, उसके लिए आप लोग उसको देखते होते हो कि अब ये आप लोगों के पास कौन सा स्फीयर है, ये रिजिड स्फीयर है। मतलब अगर मैं दोनों को यहां पे आपको बना के दिखाऊं ना, सपोज करें ये स्फीयर है, तो ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल आप लोगों के पास हॉलो स्फीयर है, यहां पे कोई चीज नहीं है, भरा हुआ नहीं है अंदर से। और जब आप लोग रिजिड की बात करेंगे ना, रिजिड की, तो रिजिड का क्या मतलब होगा? रिजिड का मतलब है ये स्फीयर है लेकिन अंदर से आप लोगों के पास क्या किया हुआ है, ये बिल्कुल फिल अप किया हुआ है। ये दोनों स्फीयर है, और दोनों डिफरेंट स्फीयर है, हॉलो भी है और रिजिड भी है। अब जब आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखते हो ना, तो हॉलो में 2 तरह के आप लोगों के पास स्फीयर को हम लोग डिफाइन करते होते हैं। हॉलो में आप लोग कहते हो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, और एक आप लोग यहां पे वर्ड यूज करते हो नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। मतलब कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी वही है हॉलो में जो नॉन कंडक्टिंग की है। तो ये डिफरेंट, आप लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं इंक्लूड कर सकते। हॉलो वाला जो स्फीयर होगा ना, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो तकरीबन सेम होती है। और जब आप लोग रिजिड की बात करोगे ना, यहां पर रिजिड की, तो रिजिड में आप लोगों ने फिर देखना है कंडक्टिंग जो रिजिड स्फीयर होता है, जो कंडक्ट करेगा, कंडक्टिंग होता है। इन दोनों की मतलब हॉलो चाहे कंडक्टिंग हो या हॉलो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर अगर रिजिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग हो, तो ये सारा इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका बिहेवियर आप लोगों के पास सेम होता है। अब आप लोग मेरे पॉइंट को समझें कि जब आप लोगों ने यहां पे लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इन तीनों में कुछ भी वर्ड आ सकता है। ड्यू टू ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या फिर आप लोगों के पास हो कंडक्टिंग रिजिड स्फीयर। तो तीनों का कांसेप्ट सेम होगा। हाँ, नॉन कंडक्टिंग रिजिड आप लोगों के कोर्सेज में नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो उसको हम लोग यहां पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग इन्हीं तीनों को हम लोग एक सिमिलरिटी लेकर उनको डिस्कस करेंगे। बस आपका कंसेप्ट ये चीज होना चाहिए, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, और स्फीयर में जो हॉलो होता है, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर आपके पास रिजिड हो और वो कंडक्टिंग हो,
तो ये तीनों का बिहेवियर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हालो स्फीयर। आप लोग एक हालो स्फीयर की बात करोगे तो चाहे वो बात करें कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग की, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने देख रहे हैं वो स्फीयर आप लोगों के पास। हाँ, अगर रिजिड की बात करें और नॉन कंडक्टिंग की तो फिर ये फार्मूलाज वहां पे अप्लाई नहीं होते। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक हालो स्फीयर को लेके। क्योंकि अगर आप लोग हालो को पढ़ रहे हो तो देखिए कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग रिजिड हो तो बात तो वही आ रही। मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हालो, ड्यू टू हालो स्फीयर। आप लोगों के पास कोई हालो स्फीयर हो जाएगा और ये हालो स्फीयर आप लोगों के पास क्या है, ये कंडक्टिंग भी हो सकते हैं और नॉन कंडक्टिंग भी, जो भी हो। अब एक चीज और याद रखें कि इन तीनों केसेस में जब आप लोग एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखें तो चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज वहां से डिस्प्लेस होकर उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। बस ये चीज आपने गॉसेस लॉ में याद रखनी है कि अगर ये तीनों केस हो और आप लोग किसी केस में भी चार्ज को अगर इनसाइड भी रखना चाहो ना तो चार्ज डिस्प्लेस होगा, चार्ज जहां से डिस्प्लेस हो जाएगा किधर, उस स्फीयर की सरफेस पे जाके स्टे करेंगे। मतलब ये अंदर चार्ज इसका स्टे रिजाइड नहीं कर सकता। किधर रिजाइड करेगा, रिजाइड हमेशा करेगा उसकी सरफेस के ऊपर। ये बात भी याद रखनी है। मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं, इन दिस केस जो चार्ज आपका होगा वो रिजाइड करेगा, स्टे करेगा एट इट्स सरफेस। उसकी सरफेस पे क्या करेगा, स्टे करेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करें उसके सेंटर में चार्ज को इंजेक्ट करने की, नहीं होगा, चार्ज डिस्प्लेस होकर उसकी सरफेस पे चला जाएगा। बस ये पहला कंसेप्ट आप लोगों के पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीन डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते होते, लेट करें हमारे पास एक कोई स्फीयर है, हम लोग पहला पहला जो कंसेप्ट है वो देख रहे होते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्फीयर। लेट करें हमारे पास क्या है, लेट वी हैव अ स्फीयर। ये हालो स्फीयर है, ये बात आप लोग अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है और आप लोग क्या करेंगे, ये हालो स्फीयर है, अगर आप लोग इसके इंटरनल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे चार्ज को रखेंगे ना, चार्ज को रखेंगे तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज रिजाइड करेगा इसकी सरफेस के ऊपर। और इस स्फीयर के लिए आप लोग क्या करें, अगर ये इसका लेट्स सपोज करें ये इसका, ये वाला इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो लेट करें यहां से यहां तक जो आप लोगों के पास इसकी सरफेस तक जो रेडियस है, मैं इसको लेता हूं ये कैपिटल आर है। मैं इस रेडियस को क्या ले रहा हूं, मैं कैपिटल आर ले रहा हूं रेडियस को। अब होगा क्या, आप लोग अगर इसके इंटरनल किसी भी जगह पे चार्ज को रखेंगे तो हमने ऊपर लिखा हुआ है चार्ज क्या करेंगे, चार्ज हर तरफ से यहां से भागेंगे और किधर जाके स्टे करेंगे, लेट करें पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो वो जाके स्टे करेंगे सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ, किधर स्टे किया, स्फीयर के ऊपर, अंदर नहीं स्टे करेंगे, वो जाके बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, जाके स्टे करेंगे। अब ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके हम लोग तीन डिफरेंट पॉइंट लेंगे जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। आपसे लेट्स सपोज करें पहले केस के अंदर वो कह रहा है ये वाला कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट आउटसाइड द सरफेस आप लोगों के पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट P के ऊपर आप लोग क्या करें, उस पॉइंट P के ऊपर आप लोग आउटसाइड द सरफेस आप लोग पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। बताएं फार्मूला क्या होगा। मतलब पहला हमारा टास्क क्या है, जो हमारा टास्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से किधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पहला केस हमारे पास है आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर से बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कोई पॉइंट आपको यहां पे P, K, L, M, N दे देगा, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस तरह के केसेस में हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जो पॉइंट आपको यहां पे गिवन होगा ना, यहां पे आउटसाइड, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे। क्लियर है यहां तक, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आप लोगों के पास स्फीयर है, इसमें आप लोगों ने चार्ज रिजाइड किए हुए हैं आउटर सरफेस पे, आउटसाइड दिस स्फीयर बाय कोई आप लोगों के पास कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज आप लोग बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे गॉसियन सरफेस आप लोग बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट P है वो किधर है, वो आउटसाइड लाई कर रहा था, ये वाला आप लोगों के पास पॉइंट P था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो रेड मार्कर से आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। और लेट करें कि गॉसियन सरफेस का सेंटर ऑफ द स्फीयर से जो रेडियस है यहां से यहां तक, वो रेडियस आपके पास स्मॉल r है। इस केस के अंदर आप लोग देखें
तो जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द कैपिटल आर। ये बात आपने ज़हन में याद रखनी है। यहां पे जो स्मॉल आर है ना ये बड़ा है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का आप लोगों के पास क्या है, रेडियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ आप लोगों के पास क्या है, मैं यहां पे डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता था, द नेट फ्लक्स enclosed in that surface in any 3D surface is equal to the total charge enclosed 1 by E naught time the total charge enclosed in that surface। ये चीज होती थी गॉसेस लॉ कि कितना वहां पे चार्ज है वो आप लोगों के पास enclosed है। अब अगर आप लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, देखें। अब अभी गॉसियन सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे ना, यहाँ पे गॉसियन सरफेस की, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा आप लोग एरिया ले लेंगे। क्यों मैं एरिया ले रहा हूं, क्योंकि ये जो फ्लक्स होता है ये होता है ई ए इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूं। अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया यहां पे आपने एक पीस एरिया का लिया हुआ है। तो जरा इस एरिया का वेक्टर एरिया ड्रॉ करें तो किधर होता है, वेक्टर एरिया इसका आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। इसका वेक्टर एरिया किधर होता है, आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, वो भी आप लोगों के पास बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल है वो कितने का एंगल है, वो तो 0 डिग्री का एंगल है। और अगर 0 डिग्री का एंगल है तो फिर आप लोगों के पास cos ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ 0 आप लोगों के पास 1 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर यहां पे बात करेंगे, एक एरिया की बात करेंगे, तो इस एरिया का वेक्टर एरिया किधर हो जाएगा, वो इस साइड पे हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे हो जाएगी, 0 डिग्री पे हो जाएगी। आप कहीं पे भी एरिया ले लेना इस गॉसियन सरफेस पे, ये वाला ले ले, तो इसका वेक्टर एरिया किधर हो जाएगा, बिल्कुल वहां से परपेंडिकुलर, इस सरफेस, इस सर्कमफेरेंस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है चार्ज की वजह से, उसके बिल्कुल आपके पास पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे भी एंगल आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, at each and every point on the Gaussian surface the vector area is perpendicular to vector area is parallel to the electric field intensity। तो जब पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री का है। अब एंगल 0 होगा तो cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था E इनटू आप लोगों के पास क्या होता था, A cos ऑफ थीटा। यहाँ पे A ज्यादा है तो आप लोग क्या करते हो, तो यहाँ पे जो एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा वो टोटल एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा। और cos ऑफ एंगल क्या है, 0 है, तो cos ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब यहां पे एक चीज याद रखें कि मैं फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूं, E A इनटू cos ऑफ थीटा, और cos ऑफ 0 1 के बराबर है। तो A को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पूरे गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है उसका एरिया चाहिए, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों के पास बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये किसका है, ये स्फीयर का है। तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। E तो कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रल से बाहर लेके आ रहा हूं, ये पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूं। E कांस्टेंट है, रीजन क्या है, R कांस्टेंट है। तो आपने पढ़ा हुआ है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय R स्क्वायर। तो अगर R कांस्टेंट है, क्योंकि R यहाँ पे कांस्टेंट है जो स्मॉल r है, तो E भी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लेके आ रहा हूं। अब ये वाला एरिया किसका है, ये वाला एरिया आप लोगों के पास है स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं यहां से E की वैल्यू मुझे चाहिए तो आप 4 पाई R स्क्वायर को उधर लेके चले जाएं, तो ये वैल्यू आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी स्फीयर के आउटसाइड, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई R स्क्वायर इनटू Q डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इसको सही करके लिख रहे हैं तो आप लोगों के पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। सो स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस फार्मूला से आप लोग क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। इन दिस फार्मूला शोज दैट E is still inversely proportional to 1 by R square। आउटसाइड द आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, उस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1 by R square से। और अगर यहां पे वो क्वेश्चन आपको एमडीकैट में दे, कलेक्ट करें एक स्फीयर है, उस स्फीयर के आउटसाइड आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बताएं R और E का क्या रिलेशन होगा।
तो आप लोग ये बात याद रखें कि यहाँ पे आप लोगों के पास वही है, इनवर्स है स्केयर के लिहाज से एज कंपेयर टू द सेपरेशन ऑफ आर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ में। तो बिल्कुल ये आप लोगों के पास वही फार्मूला बना है। इसका मतलब है आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द स्फीयर, जो आप लोग पॉइंट लेते हो, जब आर आपका ग्रेटर देन द कैपिटल आर हो जाए तो आप लोगों के पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, Q पे डिपेंड करेगी जो आपकी सरफेस पे रिसाइड करेंगे। और याद रखें जब आप लोग यहां से देखोगे ना, यहां से, तो ये बिल्कुल आप लोगों के पास एक पॉइंट नजर आएगा, वो स्फीयर छोटा सा नजर आ जाएगा आपको। तो आपको ऐसे लगेगा ये बिल्कुल सेंटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास आ जाएगी। ये पहला पॉइंट आप लोगों ने कर दिया है, आउटसाइड द, आप लोगों ने कहां पे किया है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया, यहाँ पे आउटसाइड द स्फीयर आप लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे फाइंड करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब ये आप लोगों के पास सेकंड केस है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर करेंगे तो आप लोगों ने रेडियस देखा है, सरफेस ऑफ स्फीयर पे रेडियस कौन सा है, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस आप लोगों के पास आर है। तो आप लोग यहां पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस आर को जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों को पता है इस केस के अंदर एज E की वैल्यू अभी आप लोगों के पास क्या आई है, E की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखें तो Q डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर हुआ, आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, Q डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगी। जो सिग्मा हो जाएगा वो क्या होता था, वो होता था कितने चार्ज है कितने एरिया के ऊपर, चार्ज पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब आप लोगों के पास यहां पे अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू को निकालूं तो Q डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, यहां पे जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो आप लोगों के पास रेडियस जो एरिया ऑफ द स्फीयर है वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर यहां से आप लोग Q की वैल्यू को निकालें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो Q किसके बराबर आ जाएगा, Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ये आप लोगों के पास Q की वैल्यू आ जाएगी। और ये बार बार आप लोगों ने ये टॉपिक किया हुआ है। अब जरा इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या है, अब Q की वैल्यू यहां से पुट करें तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। जो वैल्यू यहां से कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल करें, 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आप लोगों के पास आउटसाइड द पॉइंट पे वैल्यू क्या आई है, आउटसाइड द पॉइंट के लिए वैल्यू। और जब आप लोग इस ब्लू कलर बिल्कुल ऑन द सरफेस की जब आप लोग बात करेंगे, इस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, तो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अब आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों केसेस आपने देख ली, आउटसाइड के लिए ये वैल्यू है Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इनसाइड के लिए आप लोगों के पास अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑन द सरफेस आप लोगों के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन द सरफेस ये वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा नोट करें प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग तीसरा केस यहां पे जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। केस नंबर 3 आप लोगों के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो बड़ा आसान है, आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। अब देखिए ना, अगर आप लोगों के पास ये एक स्फीयर है, लट कर मैं ये बना रहा हूं, स्फीयर बना रहा हूं, लट कर ये आप लोगों के पास एक स्फीयर है, और इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, आप लोगों ने चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं, और आप लोगों को वो क्या कह रहा है, आप लोगों को वो कह रहा है इसके इनसाइड कोई पॉइंट है, लट करें ये वाला पॉइंट P है, यहां पे आप लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। तो आप लोग वही काम करेंगे, यहां पे आप लोग एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, लट करें मैं यहां पे गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी गॉसियन सरफेस। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो ये कोई R हो जाएगा, ये वाला कोई कैपिटल R है, जो भी जैसे भी आप लोग लिखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने पढ़ा हुआ है अगर ये हालो है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, इनसाइड
दिस स्फीयर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो यार जब चार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग जब यहां पे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/E0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। चले चले हम लोग यहां पे फ्लक्स की वैल्यू रखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास आ जाएगा E इंटू इंटीग्रल ऑफ ए, आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया हुआ है 4πr² आ जाएगा, इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जरा यहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू इनसाइड क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस बनाई हुई है और इसके अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। गॉसेस लॉ क्या कहता था, गॉसेस लॉ की डेफिनेशन क्या थी, नेट फ्लक्स एंड एनी 3D enclosed surface, जो आप लोगों के पास enclosed surface होगी, is equal to 1/E0 time the total charge enclosed in that surface। किसी सरफेस में जो नेट फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सरफेस के अंदर पाए जाने वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। 3D सरफेस के अंदर चार्ज होना जरूरी है। यार यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने जो सरफेस गॉसियन सरफेस बनाई हुई है यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज इसके आउटसाइड है और सरफेस आपने यहाँ पे बनाई हुई है, तो ये चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। याद रखें इनसाइड द एनी स्फीयर जो इसके चार्ज उसकी सरफेस पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के पास बेस कर रहा होता है कि आप लोगों ने जो गॉसेस लॉ अप्लाई किया था उसकी डेफिनेशन वो क्या थी, नेट फ्लक्स थ्रू एनी 3D enclosed surface is equal to 1/E0 times the total charge enclosed in that surface। उस सरफेस के अंदर चार्ज होना जरूरी है। और हम लोगों ने बार बार पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो कि अगर आप लोग यहां पे क्यूब लेते हो ना तो क्यूब आप लोगों के पास 3D है, अब इस क्यूब के अंदर ही कोई चार्ज नहीं है, चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो आप लोग कहेंगे इसके अंदर फ्लक्स की तरह 0 है। रीजन क्या है, इसके अंदर कोई इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है। वही केस यहां पे आ जाएगा। तो तीन तरह के अपने केसेस पढ़े। केस नंबर 1, आउटसाइड द स्फीयर आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 q/r²। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, ये σ/ε0 हो जाएगा। और जब आप इनसाइड की बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी केसेस जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि आप इस पे भी एक वीडियो अपलोड करें। तो ये आप लोगों के पास तीनों केसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर मैं कह रहा हूं याद रखें कि गॉसेस लॉ की लिमिटेशंस कंडीशन क्या है, 3D सरफेसेस होनी चाहिए और फिर आप लोगों के पास चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। और जब भी आप लोग अप्लाई करते होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, तो आप लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हमने जो दूसरी वीडियोस देखी थी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हमने सिलेंडर की तरह गॉसियन सरफेस बनाई थी, सिलेंडर इज अ 3D। फिर हमने वहां पे बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट आपने किया था, तो वहां पे हमने क्यूब की तरह वहां पे गॉसियन सरफेस बनाई थी। क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपका फ्लक्स ही फाइंड आउट नहीं होगा। तो ये जैसे कि आपने केस नंबर 3 में देखा, इनसाइड द स्फीयर इफ द स्फीयर इज हॉलो either it's conducting or non-conducting or if it's rigid and a conducting, तो ये तीनों केसेस आपके ये जो यहाँ पे आपने पढ़े ये इन तीनों आप लोगों के पास केसेस को एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे रहा है तो आप लोग उसको इजीली जो फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा ट्राई करें, इसको देखें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।